नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सियासत क्या क्या रंग दिखाती है, गैरों को अपना, अपनों को गैर बनाती है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की आंच से कई नेताओं को अपनी सियासी जमीन की उपजाऊ क्षमता कमजोर होती दिखाई दे रही है। हरियाणा की गठबंधन सरकार की कुर्सी को मजबूती से सहयोग दे रहे सहयोगी भी द्वंद्व की स्थिति में हैं, यानी दोहरे इस वक्त हालात में हैं। अपनी बेबाक शैली के लिए मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सरकार से इतर आंदोलनकारी किसानों का समर्थन कर दिया है। बात सिर्फ समर्थन तक होती तो कोई बात नहीं थी, उन्होंने तो किसानों की मांगों के समर्थन में धरना देने का भी फैसला किया और उन्होंने उपवास रखा। बयालीस सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अपनी अलग पहचान बनाने वाले और पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी सरकार से अलग रास्ता चुना है। बीरेंद्र सिंह का यह कदम सरकार के उन दावों पर सवाल खड़ा करता है जिसमें सरकार यह कहती है कि यह कृषि कानून किसानों के हित में है। दूसरी तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह हिसार से बीजेपी के सांसद हैं और ब्रजेंद्र सिंह उस कमेटी के सदस्य भी थे जिसमें तीनों कृषि अध्यादेशों को कानून बनाने से पहले किसानों से संवाद स्थापित कर उनसे सुझाव मांगे गए थे। किसानों से मिले सुझाव और मांगों को इस कमेटी ने कृषि मंत्री को सौंपा था। बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो भविष्य में सिर्फ किसानों की ही राजनीति करेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक दिन का उपवास रखा। उन्होंने इस दौरान उपवास के दौरान उनके साथ बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग भी थे। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, इस आंदोलन से बहुत बड़ा बदलाव जरूर आएगा। लेकिन बीरेंद्र सिंह की बयानबाजी से बीजेपी खेमे में क्या हलचल होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही सवाल यह भी कि क्या बीरेंद्र सिंह को ये जो उन्होंने उपवास रखा है, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह का कोई नया सियासी दांव है। हरियाणा की राजनीति पर इसका असर क्या पड़ेगा और किसान आंदोलन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन तमाम सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उससे पहले उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो इनको एक ताकत देने के लिए, एक विश्वास देने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो बहुत किसान हित की बात है और छोटू राम जी की जन्मस्थली है और यहीं से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। और ये वैसे तो हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इस संघर्ष में है और पंजाब ने तो इसकी शुरुआत ही की है। और ये भी सही है कि इन दो राज्यों को और वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला के अन्न भंडारण की जहाँ तक बात है, इस देश के 135 करोड़ है या 130, ये तो गिनती होगी तब पता लगेगा, लेकिन 125 तो फालतू है। उनका पेट भरना और 80 करोड़ पेट भरने वाले और 135 करोड़ टोटल हैं, तो वो एक संघर्ष है और इसके मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम होंगे। तो आप सुन रहे थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस आंदोलन के अच्छे परिणाम रहेंगे। पंजाब से किसानों ने आंदोलन शुरू किया और यह भी कहा कि यह जो आंदोलन है ये किसानों के हक में किया जा रहा है और मैं किसानों के साथ हूं, ऐसा दावा चौधरी बीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता होने के नाते, पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते और उनके खुद के सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद हैं। अगर बीरेंद्र सिंह ऐसी बात करते हैं तो क्या वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं,
हालांकि वीरेंद्र सिंह को बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, खुलकर बोलने के लिए जाना जाता है, तो खुलकर बोल पाए। बाकी और भी कुछ ऐसे नेता होंगे जो इस पर बात रखना चाहते होंगे, लेकिन अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे। क्या इस तरह की परिस्थितियां हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है उस पर असर पड़ेगा क्या? ये कुछ एक सवाल हैं, आज बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यही जानेंगे, हमारे मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवाता हूं। संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। हुकुम सिंह भाटी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ फोन लाइन पर। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चंदेलिया है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। चंदेलिया साहब, स्वागत है आपका भी। रमेश सिंह, किसान नेता है। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, बड़ा मुद्दा में। अगले कुछ समय के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे, लेकिन आज जो एक बड़ी बात हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी वो बहुत बड़ा चेहरा रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अब भी उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो है वो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन वीरेंद्र सिंह का ये कहना कि किसान आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, बड़ा बदलाव आएगा और आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा, तो फिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार का पक्ष क्या होगा जानेंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप चौधरी जी, आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा, क्या अर्थ निकाला जाए उनके इस बयान का? क्योंकि बहुत से किसान नेताओं के साथ कई लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बड़ा चेहरा कोई बीजेपी का अब तक सामने नहीं आया था हरियाणा से। संदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चल, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। संदीप जी के पास चलेंगे, रमेश सिंह से जान लेते। रमेश सिंह जी, किसान नेता और किसान संगठन लगातार इस आंदोलन में अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने खड़े हैं और रोजाना तादाद में इजाफा हो रहा है, ऐसे रिपोर्ट हम लगातार हमारे पास आती है, हम दिखाते भी हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से ऐसा कहना कि किसान आंदोलन सही है और इतना बड़ा आंदोलन मैंने आज तक नहीं देखा आजादी के बाद, क्या मायने लगाए जाएं? क्या किसान संगठन उनके इस पथ पर अग्रसर होने की जो नई रणनीति उन्होंने तैयार की उसका समर्थन करते हैं, या फिर कुछ और आप लोगों को नजर आता है? ऐसा है, इनका कहना उचित है और हम भी दोनों को धन्यवाद करते हैं। आके इतने बड़े बड़े नेता यदि हमारे पक्ष में आते हैं किसानों के, तो उनका स्वागत है। बाकी हमारी जो मांग है बहुत पुरानी है। आप हमने मांगी तो थी, आप हर 5-7 किलोमीटर का एक मंडी होनी चाहिए, लेकिन ये तो जो है ऑलरेडी जो मंडी जो है उन्हें खत्म करने पर चले हुए। तो हमारी किसानों की जो मांग है वो सारी जायज है और उचित है। यदि मंडी खत्म हो जाएंगी तो किसान कहाँ बचेगा? मंडी खत्म होने का कारण, आप जो है मंडी के अंदर टैक्स लगता है व्यापारी को 7%, वो माफ कर दिया, बाहर टैक्स लगेगा नहीं तो व्यापारी मंडी में जाएगा नहीं। सरकार खरीदे नहीं की मंडी व्यापारी जाएगा नहीं, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? हम बाहर यदि किसी को बेचेंगे तो आज भी वो किसी को नहीं रोक रखे, बाहर का व्यापारी तो कितना खरीदो। हाँ, तो पहले ही बाहर बेच के आया करते, दिल्ली तक जाया करते। ये जो बता रहे हैं कि आप आजाद कर दिए, ये बिल्कुल सरासरी झूठ है। हम जो है मंडी के अंदर भी बेचते हैं और बाहर भी बेचते हैं, लेकिन बाहर जो है कभी भी हमें एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो लागत मूल्य है हमारी फसल का, वो भी नहीं मिल पा रहा। अब तुम ये कह रहे हो तो आपका मालो माल हो जाओगे, तो इसे मालो माल का तरीका कौन सा है? जब मिनिमम स्पॉट प्राइस पर भी हमारा माल नहीं बिकता, तो सरकार हमारे को जो फायदा किस तरीके से कराएगा, हमारे को समझ में आ नहीं रहा। यदि कोई चिंता विशेषज्ञ है तो बता दे, तो मेहरबानी है। बिल्कुल, ये बातें आप लगातार इसको लेकर कर रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी बाहर नहीं मिल रही, इसी को लेकर आप लोगों का ये आंदोलन है। मैं जितेंद्र चंदेलिया जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो बातें हमें सुनने को मिली, देखने को मिली, बड़ी बात कही है वीरेंद्र सिंह ने, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, कि मैं किसानों के साथ हूं, उनका आंदोलन सही है और इतना बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद उन्होंने नहीं देखा। आज़ादी के बाद बहुत बड़ा आंदोलन उसको कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, वाकई में उनकी मंशा किसानों के
साथ है, इस आंदोलन के साथ है, या कुछ और नजर आता है? देखिए शमशेर जी, दुर्भाग्य की बात यह है हम्म, कि भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के जो अलायंस के जो दल थे, उनसे लेकर इनके गठबंधन में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से लेकर और श्याम सिंह राणा जी से लेकर इनके भाजपा के पंचकुला से विधायक असीम गोयल से लेकर और आज चौधरी वीरेंद्र जी जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इनकी हठ धर्मिता देखिए आप नरेंद्र मोदी जी की, इनको किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं स्वागत करता हूं चौधरी वीरेंद्र जी का, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है जो किसान और मजदूर की आवाज उठाएगा। मैं हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को आप जेल में डाल दीजिए। इवन देन राहुल गांधी जी को, कुमारी शैलजा जी को भी जेल में डाल दीजिए, मुझे भी जेल में डाल दीजिए, लेकिन किसान मजदूर को ना मारिए। आज 23 किसान, हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं सरकार की, भाजपा सरकार की, मोदी जी की। 23 किसानों ने शहादत दे दी है। जो आज आप जानते हैं कि इस मौसम में गेहूं की फसल की बुझाई रुपाई होती है, जहां देश के लिए अन्न पैदा किया जाता है इस मौसम के अंदर दिसंबर जनवरी में, वहां किसान आज शहादत दे रहा है। और एक संत बाबा राम सिंह जी, उन्होंने भी शहादत दी। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, मोदी जी आप हठ धर्मिता छोड़िए, आप विपक्ष की मत सुनिए, कम से कम अपने पार्टी के लोगों की, अपने गठबंधन के लोगों की तो सुनिए। आप किसान की वेदना को समझिए। आज किसान जो देश की आत्मा है, जो अन्नदाता है, आज उसकी पीड़ा आपको समझनी होगी। नहीं तो जैसे कि बोला है चौधरी वीरेंद्र जी ने कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन उन्हें अपने जीवन काल में नहीं देखा, और ये बहुत ही भयावह रूप ये आंदोलन लेगा। अभी तो सिर्फ किसान मजदूर इस आंदोलन में है, हिंदुस्तान का बच्चा एक मानवता के आधार पर सड़कों पे उतरेगा, और मैं समझता हूँ वो राष्ट्र के लिए और मोदी जी की सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। तो मोदी जी की सरकार से मैं विनय निवेदन करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र तोमर जी से, कि देश के अन्नदाता को ना मारा जाए। कम से कम अपनी पार्टी के लोगों की तो आप सुने, विपक्ष की तो सुन नहीं रहे, ना सदन में, ना राज्य लोकसभा में। और आपने दुर्भाग्यपूर्ण बात यह आपने देखा शमशेर जी, कैसे संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। शीतकालीन सत्र जो चलना था, इन्होंने मना कर दिया शीतकालीन सत्र चलाने के लिए, क्योंकि वहां किसान की आवाज उठाई जाती, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाती वहां पर। राहुल गांधी जी पहले दिन से किसान की मजदूर की बात उठा रहे हैं, और भी विपक्षी दल किसान मजदूर की बातें उठा रहे हैं। और आज आपने देखा कि किसानों के लिए आज आत्मिकता से चौधरी वीरेंद्र जी ने कहा कि मैं धरने पर भी बैठूंगा, मैं आंदोलन में भी सम्मिलित होऊंगा। तो कोई किसी भी पार्टी से जिसका जमीर जागता है वो किसान के साथ होगा, वो देश की आवाम की आवाज को उठाएगा, वो उस आवाज को उठाएगा जो आवाज मोदी जी को नहीं सुनाई देती, गूंगी बहरी सरकार को नहीं सुनाई देती। हुक्म सिंह भाटी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाटी साहब, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ भाटी साहब, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज जो कहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है? क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा कि आंदोलन ठीक है, किसान अपनी हक की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने उपवास तक रख दिया, क्या कहेंगे? शमशेर जी देखिए, चौधरी वीरेंद्र जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। अब वो सक्रिय राजनीति में है नहीं, इसलिए उसको पार्टी के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। अरे शर्म आनी दूसरी बात, सर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं क्या? राजनीति में नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, इस्तीफा नहीं दिया तो वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। आपकी वो देखिए, उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा दिया था, इसलिए वो उनका एक व्यक्तिगत बयान है, उसको पार्टी के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। श्याम सिंह राणा जी का। और दूसरी बात, चौधरी वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह जी के बेटे जितेंद्र सिंह, आपने भी बताया, वो कमेटी में थे, उनका आज भी वो भी स्टैंड है, इसलिए वीरेंद्र सिंह जी का अपना बयान है। दूसरी बात में मेरे एक मिनट सुनते हैं, चंदेलिया साहब, मैं ये बता दूं, जरा याद कर लीजिए, ये भी वीरेंद्र सिंह जी का बयान था
कि मेरे को इतने लंबे अरसे के बाद भी कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे पर चौधरी बोलिए आप, वीरेंद्र मुद्दे सिंह पर को आइए। सम्मान भाटी दिया साहब था। उस तरफ नहीं जाएंगे। भाटी साहब मान सम्मान की बात देखिए, मान सम्मान की बात है तो इसका मतलब सुनिए, अगर एक मिनट हुकुम सिंह भाटी जी, एक मिनट चंदेलिया जी, एक मिनट में सवाल कर रहा हूं। भाटी साहब एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल हुकुम सिंह जी, एक सवाल छोटा सा, सुनिए, अगर आपने वीरेंद्र सिंह की उस बयान का जिक्र किया कि मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो वीरेंद्र सिंह तो मान सम्मान, किसानों के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, आप वो मान सम्मान दे दें? नहीं, उनको मान सम्मान दिया, उनको मंत्री नहीं, वो बनाया कह रहे हैं कि केंद्र में। किसान आंदोलन ठीक कर रहे हैं, तो बात को रख लिया जाना चाहिए, मान लिया जाना चाहिए। किसान आंदोलन के संदर्भ में क्या कहते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब ये कानून पास हो रहा था, आपने प्रकाश सिंह बादल की बात की, उनकी पुत्रवधू उस समय सरकार में थी, उस समय तो वो लोग नहीं बोले। आप देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का जो बयान है वो आज बयान आया है, वो ये कानून बने तो कितना समय हो गया है, आप बताइए। इसलिए व्यक्तिगत बयान को पार्टी के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, मेरे भाई चंदेलिया जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि 2010 में इन्हीं के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मंडी को हटाना चाहते थे, एमएसपी को हटाना चाहते थे, वो उसके अध्यक्ष थे उस समिति के, प्रकाश सिंह बादल उसके सदस्य थे, तो ये भूल गए हैं। ये खुद जो है दोहरा चरित्र है इन लोगों का, ये केवल और केवल एक दिखावा। लेकिन उस वक्त आप लोग तो विरोध करते थे ना, आप लोग विरोध करते थे उस वक्त। हाँ, हम विरोध करते थे किस चीज का? हम कहते थे मंडी नहीं हटेगी, एमएसपी नहीं हटेगा। भारतीय जनता, सुषमा स्वराज जी का बयान आप निकलवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड आज भी है और उस समय भी यही स्टैंड था कि मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा, और वही इस बिल में किया है। मंडी और एमएसपी व्यवस्था जो की जो काम करती रहेगी। सुषमा स्वराज तो आड़तियों को लेकर भी बात कर रही थी। हाँ। जिन किसानों की बात कर रहे हैं, हाँ। इनमें बहुत सारे लोग राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। उसके अलावा यानी पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं? उनकी राजनीतिक विचारधारा कौन सी है? नहीं, लेकिन वो उनका, मैं बताइए आप उनकी विचारधारा कौन सी है? अगर उनकी विचारधारा आप जो बता रहे राजनीतिक है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नेता हैं। नहीं अंशेर जी, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। नहीं, लेकिन सक्रिय राजनीति में है नहीं। हाँ। इसलिए वो सर, उनका व्यक्तिगत राजनीति में होना न होना, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? मेंबरशिप है, सदस्यता है, पार्टी का अपना संविधान होता है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं, अगर वो ऐसी बात करते, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं होते तो पहले इस्तीफा देते, पहले कमल का साथ छोड़ते, फिर वो बात रखते। अगर पार्टी लाइन से हटके कोई बातें करता है, हाँ। वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, वो व्यक्तिगत बयान हो जाता है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये पार्टी को नहीं, इससे कुछ ठीक है, मैं आऊंगा हुकुम सिंह जी, लेकिन जो पार्टी की लीग से हटकर लोग बयान देते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि बीजेपी नेताओं का आश्रय क्या करती है। पार्टी की लीग से हटकर जो नेता बयान देता है उसके ऊपर क्या होता है, जानेंगे आपसे। संदीप चौधरी जी, काफी समय से आप सबको सुन रहे हैं। संदीप जी, वीरेंद्र सिंह इतनी बड़ी बात कह देते हैं, हुकुम सिंह जी इतनी बात कहकर बात टाल देते हैं कि ये पार्टी का बयान नहीं है, व्यक्तिगत बयान है। हालांकि बयान तो लोग व्यक्तिगत ही देते हैं, पर पार्टी में रहते हुए ऐसे बयान देना, उससे असर क्या पड़ेगा, और उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए शमशेर जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और आपको बता दो, राजनीति की नब्ज और राजनीति की जो हवा होती है, हवा कानून, मुझे लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह से अच्छा कोई नहीं जानता। देश के चुनिंदा नेताओं में उनकी गिनती होती है, और जिस तरीके से वो किसानों के साथ आए हैं, वो आप ये देखिए, सब सेतुराम की राजनीति थी, वो भी किसान और मजदूर की राजनीति थी, और उन्हीं के नाम पर आज तक राजनीति चली आ रही है। चौधरी वीरेंद्र आगे जी भी अब आ चुके हैं राजनीति में, लेकिन याद इनको किया जाता है सर छोटू राम जी की वजह से। तो कभी भी किसानों की आवाज न बनकर कोई अलग राजनीति नहीं कर सकते। किसान और जिस तरीके की पृष्ठभूमि पाती है, वही एग्रीकल्चर का बेस बना हुआ है, और अब वो हवा देख चुके हैं, पहचान चुके हैं चीजों को,
जब तक वो कांग्रेस में अपने तरीके की राजनीति करने के लिए वो जाने जाते हैं, अपने तरीके के स्टेटमेंट देने के लिए वो जाने जाते हैं, न कभी वो कांग्रेस में झुके। और जब से वो बीजेपी में आया, आपने देखा होगा उन्होंने चापलूसी वाली राजनीति बीजेपी में भी नहीं की है। और मुझे लगता है ये आने वाले टाइम के लिए कुछ बड़े बदलाव के संकेत हैं जो आपको राजनीति में देखने को मिलेंगे। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से किसानों को बांटने की कोशिश हो रही है, तो ये कांग्रेस के किसान हैं, ये अकाली के किसान हैं, ये समाजवादी के किसान हैं, ये बसपा के किसान हैं, ये हिंदुस्तान के लिए और खासकर किसानों के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। आने वाले टाइम में जिसकी भी सरकार आएगी और जो लोग प्रदर्शन करती है उनको ये कहकर दबाने की कोशिश होगी कि ये तो बीजेपी के किसान है, या कांग्रेस की सरकार आएगी या समाजवादी की सरकार आएगी तो उनको कहेंगे नीतीश के किसान है या कालाघाट के किसान है। तो ये कुल मिलाकर किसानों के लिए और खेती के लिए अच्छी खबर नहीं है। इनको बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, किसानों की समस्या को समझने की कोशिश होनी चाहिए। मैं और आप जिस तरीके से किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसानों के बच्चे हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं। जो लोग वहाँ बॉर्डर पर पड़े हैं, अगर उनको कोई बांटने की बात करता है, उनको कोई खालिस्तानी बताने की बात करता है, उनको कोई पाकिस्तानी बताने की बात करती है, तो अंदर तक दर्द होता है और वो चीजें महसूस होती है। और आपको समझे की बहुत क्लियर कर दूं, जो लोग वहाँ बॉर्डर पे नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गांव में बैठा हुआ बूढ़ा या खेत में काम करने वाले मजदूर उसको उनके साथ सपोर्ट नहीं है। वो दिलो जान से उनके साथ है, उसकी नजर दिन रात न्यूज चैनलों पे है, क्या फैसला होता है, किसानों की माते सब मानी जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, बैक सपोर्ट भी किसान आंदोलन को जबरदस्त है। और जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात है तो उनका स्वागत होना चाहिए। जिस तरीके से उनका बेटा बीजेपी में है, वो बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के अलावा आपको पूरे देश में एक नेता नहीं मिलेगा तो किसानों की बात इस तरीके से कर सके और इस तरीके से किसानों की सपोर्ट कर सके। संदीप सिंह जी, एक और बात पूछूंगा। जो अभी हुक्म सिंह जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत उनका बयान है, क्या उन्होंने ये बयान परिवार के तमाम उन सदस्यों से मिलकर राय लेकर नहीं दिया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी? उनमें ब्रजेंद्र सिंह भी शामिल हैं, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह जो वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पारिवारिक संयुक्त बयान नहीं माना जा सकता इसको, क्योंकि वीरेंद्र सिंह बोले, ब्रजेंद्र सिंह सांसद अलग बात है, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने बोला तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि ब्रजेंद्र सिंह की सोच उनसे अलग है। शमशेर सिंह जी, जिस तरीके से हुक्म सिंह जी ने कहा, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। इतने बड़े नेता का बयान व्यक्तिगत नहीं होता। उनके फॉलोअर्स आप देखिए देश में कितने हैं, पूरा हरियाणा उनको ध्यान से सुनता है। और ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दे दिया है। और ये संकेत उन्होंने दे दिया है कि किसान झुकने वाला नहीं है, किसान मानने वाला नहीं है। स्वस्थ रहते खेत जाइए और किसानों की समस्या को समझ जाइए। अगर आज आप नहीं समझे, आज किसानों की बात नहीं मानी गई, तो इसके आने वाले परिणाम भारतीय राजनीति में बहुत भयंकर होंगे। बिल्कुल, ये हरियाणा की राजनीति पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस आंदोलन का अगर कोई असर ज्यादा पड़ेगा तो हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा, अगर सरकार कृषि कानूनों को लेकर कोई बहुत बेहतर फैसला जैसा किसान चाहते हैं वैसा नहीं करती है। तो मैं जानूंगा ये बात, रमेश सिंह हमारे साथ हैं, किसान होने के नाते वो राजनीति पर भी असर रखते हैं, राजनीति की भी समझ रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा रमेश सिंह जी, जो हरियाणा में इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में हैं, वो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसान आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है। ऐसी बातें क्या जो सियासी माहौल है उस पर असर डालती हैं? और आप लोग तो कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि दबाव बढ़े, दबाव पड़े, ताकि हमारी बातों को जल्दी से माना जाए। देखो ऐसा जी, हम जो है जितने भी नेता है उनसे सबसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सब हमारा समर्थन करें। लेकिन कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। हमारा तो जी गिंड बना रखा है किसाना का। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी वाले मारका नहीं बोलने लाइसेंस है, और जब बीजेपी वाले से तो कांग्रेस वाले मारका नहीं लाइसेंस है। हम बना रखे ना गिंड। महाराज जो है सिवाय नुकसान का ये फायदा नहीं करते कदे भी। हाँ, 90% जितनी भी नीति लागू हुई वो सारी किसान विरोधी है। किसान तो बिल्कुल जो है निचोड़ दिया है। आज हमारी कोई औकात नहीं, कोई हरी बीमारी, कोई घर का खर्चा हम कुछ नहीं निकाल सकते। हमारा खुद का खर्चा चलना, घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो रहा है। और ये नुकों से काम जरूरत है तो हम दुगनी करांगे 22 तक। हमारी समझ से बाहर है ये जो ना रोटी चेक राजनीति की,
किसान की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ये पीछे के बयान इनके देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी के देख लो, मोदी के देख लो, जिस टाइम ये सीएम थे गुजरात के, उस टाइम पर क्या भाषा थी और इस टाइम पर ये क्या बोल रहे हैं। कोई भी बोल रहा तो पर्सनल है। पर्सनल क्यों है? जो उस पार्टी का वो नेता है और वो कोई विचार रख रहा है तो उस पार्टी के विचार है, उस पर्सनल थोड़े उसका। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो मिनिमम प्राइस है उसकी कानूनन गारंटी दें और नजदीक से नजदीक 5 या 6 किलोमीटर के भीतर भीतर हमारी फसल जाके बिक जाए। हम कौन कलकत्ता या बम्बई बेच के आना चाहते, हम तो हमारी फसल जो है खेत तक खावांगे और जो 5-4 किलोमीटर का अंदर ही हमारी फसल सुधारा था वो ये कर नहीं रहे। ठीक है। उल्टे जो ना मारते ही वो रास्ता चला जा, वो रास्ता चला जा, तेरा दुगना हो जाएगा। दुगना को नहीं, मैं खड्डा में डाल लेता हूँ। पता ही है हमारे दिमाग में तो यही बैठा है और कुछ नहीं। ये रमेश सिंह जी कह रहे हैं चंदेलिया साहब कि हमें तो 90 के बाद जो किसानों को हक मिलना चाहिए था मिला ही नहीं। जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रह चुकी है। किसान का हित किसी ने नहीं साधा। अगर किसान का हित कोई साध लेता तो आज किसान को ये दिन न देखने पड़ते। और ऊपर से आपने हुक्म सिंह भाटी को तो सुना ही। जी ऐसा है शमशेर जी, पहले मैं हुक्म सिंह भाटी जी की बात पे आता हूँ। खामियां तो सभी सरकारों में रही है, इसको भी मैं इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। सरकार कांग्रेस की रही है, भाजपा की रही है केंद्र में, तो कहीं ना कहीं खामियां रही हैं किसान की। लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किसान की सुनी है, विपक्ष की सुनी है, लेकिन यहाँ तो किसी की सुनी नहीं जा रही। अपने विधायक मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही, भाजपा नहीं सुनती किसी की भी, मोदी जी नहीं सुन रहे किसी की भी, अपने अलायंस गठबंधन जो दल है उनकी नहीं सुन रहे। तो अभी जो लीक से हटके कह रहे थे सर छोटू राम जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर, चंदेलिया साहब 1988 का आंदोलन याद होगा कांग्रेस पार्टी को? तो मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए, पूरी बात मेरी करूंगा रिक्वेस्ट आपसे। आप देखिए, मैं पूरी बात सुनूंगा तो बीच में सवाल मेरा होगा तो पूछूंगा आपसे। आप लोगों ने सुना तो सही, लेकिन इस दौरान तब तक 2-1 किसान जो थे वो इसमें अपनी जान गंवा चुके थे। गोलियां चलाई जाती हैं, यहाँ लाठी डंडे चलाए जाते हैं, पानी की बौछार होती है, तब भी विरोध शुरू हो जाता है। वहां तो गोलियां तक चली थी। देखिए मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश में जब शिवराज चौहान जी की सरकार थी तो किसान मजदूर महासंघ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव शर्मा काका जी, जिनको आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जो 40 संगठनों की कमेटियां हैं वो लगातार जा रहे हैं नरेंद्र तोमर जी से बात करने के लिए, अमित शाह जी से भी उन्होंने बात की है। तो उस संगठन के 6 किसानों को गोलियां मारी गई थी भाजपा सरकार में, तो इन्होंने किसानों को गोलियां मारी हैं। और लीक सेट के जो बात करता है, देखो कबीर जी को ज्ञान सिद्धि थी, तो कबीर जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि लीक तीनों चले, कायर कूद कपूत, और बिना लीक तीनों चले, साहिर सिंह सपूत। चौधरी वीरेंद्र जी आज लीक सेट कर बोले हैं, पार्टी लाइन पे नहीं बोले। जिसका जमीर जाग जाता है वो किसान की बात उठाता है, चाहे हरसिमरत कौर बादल हो, श्याम सिंह राणा हो, चाहे वो सांगवान खाप के इनके पशुधन के चेयरमैन सांगवान जी हो, चाहे असीम गोयल इनके विधायक हो, लेकिन किसी की नहीं सुनते मोदी जी। भरपूर तानाशाही पे हैं। 23 किसानों ने शहादत दे दी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसानों के आंदोलन में किसी भी देश के इतिहास में नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश की छवि जितनी खराब हो रही है वो आप देख रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा, आप देख लेना। ऐसी मेरी उम्र भी आज 40-42 साल की हो गई है, मैंने भी इतने आंदोलन देखे हैं, लेकिन मैं 40-42 साल की उम्र में मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे, और देश आजाद हुआ तो देश की आर्मी में सूबेदार से रिटायरमेंट हुए। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो सर छोटू राम हमारे घर खाना खा के गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान मजदूर परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। शमशेर जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों की शहादत इनको दिखाई नहीं देती। ठंड में किसान मर रहा है, किसान आवाज उठा रहा है, और आप देख रहे हैं विपक्ष को भी रायशुमारी के लिए शीतकालीन सत्र जो संवैधानिक, इन्होंने संविधान का गला घोटा है, संवैधानिक प्रक्रिया को इन्होंने नष्ट किया है। पूरा देश आज देख रहा है। जब ये इतिहास किसान आंदोलन का लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में मोदी जी का नाम आएगा। हुक्म सिंह भाटी साहब, हुक्म सिंह भाटी जी, आपने व्यक्तिगत बयान कहा, लेकिन संदीप चौधरी जी इतने बड़े नेता का बयान व्यक्तिगत नहीं होता। सर छोटू राम के वंशज हैं वो, सर छोटू राम के, जो किसानों के मजदूरों के देश के सबसे बड़े नेता थे। हुक्म सिंह भाटी जी, कोई आम नेता होता, कोई ब्लॉक का नेता होता, छोटे मोटे हल्के का नेता होता तो ये मान लिया जाता कि व्यक्तिगत बयान है। लेकिन क्या एक सांसद के पिता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो ऐसी बात बोले
और उनके कद को लेकर तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो छोटे कद के नेता हैं, वो इतने बड़े कद के नेता हरियाणा में, कुछ एक नेता ही हरियाणा में, कि देश की राजनीति में बात हम लगातार कर रहे हैं, संदीप जी भी कह रहे हैं कि देश की राजनीति में इतने बड़े कद के कुछ एक नेता हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अगर ऐसी बात बोलते हैं तो फिर इसको व्यक्तिगत कैसे कहा जा सकता है? शमशेर जी देखिए, नंबर एक बात तो पहले मैं जरा ये साथी कंडेलिया की बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, इनको मैं ये पूछता हूँ सबसे पहले कि आप अपने को जो किसान हितैषी जो मुखौटा पहन करके बता रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था 2010 का कौन खत्म कर रहा था एमएसपी को, मंडी को कौन खत्म कर रहा था? अरे 2011 में एमएसपी का मसौदा जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे श्रीमान जी, आपको ज्ञान नहीं है हुकुम सिंह जी, आप पूरी तैयारी के साथ आया कीजिए। कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे 2011 में मोदी जी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मसौदा तैयार किया एमएसपी देने के लिए, और प्रधानमंत्री जी भी उस समय नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास थे, एमएसपी देने के लिए गुहार की केंद्र सरकार से, चलिए ऐसे बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं देखिए ये तो खिचड़ी हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं बात बनेगी। हुकुम सिंह भाटी जी अपनी बात पूरी कर लेते, उसके बाद चंदेलिया जी आपके पास आऊंगा। ऐसे नहीं बात बनती, ऐसे फिर लोग नहीं समझ पाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। लोगों को ऐसा लगा कि सिर्फ लड़ने के लिए प्रवक्ता आते हैं, बात करने के लिए नहीं आते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं, मैं इनको याद दिला रहा हूँ, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। वो हमारे घर खाना खा के गए, अरे भाई आपके घर क्या हुआ है, इससे किसी को क्या लेना। दूसरी बात है, सुनिए जरा, बोलिए, आपके पास चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कांग्रेस की बड़ी लंबी चौड़ी बहुत बड़े नेता है, बहुत आपने उन बड़े नेताओं को सम्मान तो नहीं दिया। वो 50 साल की उनकी राजनीति रही, कभी उनको मंत्री नहीं बनाया आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया। राजनीतिक चर्चा ना करके बयान आया, वो भारतीय जनता पार्टी का बयान या उसके खिलाफ में बयान कैसे पढ़ा जा सकता है? वो उनका अपना निजी है। आप कहते हो कि पूरे घर से विचार विमर्श किया है, कहाँ विचार विमर्श किया है? अपने विजेंद्र सिंह उनके बेटे सांसद हैं और हर मीटिंग में वो साथ हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कमेटी बनाई थी, उसमें भी वो साथ थे। तो ये परिवार का कहाँ विचार है? उनका व्यक्तिगत विचार है। वो व्यक्तिगत तौर से आज वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं है। इसलिए इस संदर्भ में पार्टी के तो क्या ये मान लिया जाए, हुकुम सिंह जी, कि चौधरी वीरेंद्र सिंह निष्क्रिय हो गए राजनीति से? सक्रिय नहीं तो निष्क्रिय मान ले उनको। निष्क्रिय के लिए तो सक्रिय भी नहीं है वो। हाँ, तो फिर बीच का क्या रास्ता है सर? बीच का क्या बचता है हुकुम सिंह जी? नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल सीधा है। कोई आदमी व्यक्तिगत तौर से क्या सोचता है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो पार्टी लाइन पर और पार्टी के साथ पार्टी की नीति और रीति के हिसाब से बात करता है, तब आप पार्टी की बात कह सकते हैं। इसलिए उनका सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है, ना वो पार्टी के संगठन में कोई पदाधिकारी है। इसलिए वो बीजेपी के संदर्भ में बयान किसी सूरत में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए वो उनका व्यक्तिगत बयान है, ठीक है। व्यक्तिगत है। चलिए आपको हुकुम सिंह जी ऐसा लगता है कि ये बीजेपी को ऐसा चंदेलिया जी को मैं बता दूं कि श्याम सिंह राणा का जिक्र करते हैं, असीम गोयल का जिक्र करते हैं, वो सारे उनके व्यक्तिगत कारण थे। किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए कांग्रेस केवल और केवल दोहरा मुखौटा पहन करके अपने को दिखाती है। यानी हुकुम सिंह भाटी जी, ये मान लिया जाए आपके हिसाब से, हुकुम सिंह भाटी जी ये मान लिया जाए, एक मिनट में पूछ रहा हूँ, चंदेलिया साहब थोड़ा शांत रहे, मैं पूछ रहा हूँ। भाटी साहब, क्या ये माने फिर जो भी कोई व्यक्ति पार्टी लाइन से हटकर सरकार की सोच के खिलाफ बयान देता है, वो चाहे पार्टी का नेता हो या पार्टी के साथ खड़ा हुआ कोई राजनीतिक दल हो, वहां से अगर कोई बयान आएगा तो सबको व्यक्तिगत मान लेना चाहिए? अब ऐसे में कोई मंत्री, सरकार में कोई मंत्री, एक मिनट, सरकार में कोई मंत्री है, वो भी कल को आप सामने आकर ऐसा बोल देगा, तब क्या कहा जाए, तब क्या माना जाए? नहीं, अगर वो बोलता है तो उसको उचित मंच पर बोलना चाहिए। अगर वो कोई भी मंत्री, आप मंत्री की बात की है, आपने कार्यकर्ताओं की बात की, अगर कोई बोलता है तो उसको उचित मंच पर आकर के बोलना चाहिए। मतलब वो मंच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? वो मंच नहीं, वो मंच होता है, पार्टी की मीटिंगें होती हैं, पार्टी के नेताओं की मीटिंग होती है, संगठन की मीटिंगें होती हैं, सरकार की मीटिंगें होती हैं, उचित मंच पर आकर के उसको बोलना चाहिए।
इसलिए वो व्यक्तिगत बिल्कुल, बयान है। ये 100%। व्यक्तिगत बयान है संदीप चौधरी जी, ये व्यक्तिगत बयान है, और ऐसा कोई आगे पार्टी लाइन से हटकर गलत जाकर मंच पर बोलेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बयान आना संकेत क्या करता है? कांग्रेस पार्टी थोड़ी सॉफ्ट नजर आ रही है, बहुत बड़े प्यार से, बड़े मन से स्वागत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह के इस बयान का। देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से हुकम सिंह जी ने इसको पर्सनल व्यक्तिगत बयान कह दिया, मैं इस चीज से सहमत नहीं। और ये चीज जो हुकम सिंह जी ने लाइन यूज की है, आप देखेंगे ना तो इसका प्रधानमंत्री इस लाइन को यूज कर सकता चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए, ना इसका गृहमंत्री इस लाइन को यूज कर सकता, ना ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा या दूसरे लोग इस चीज को यूज कर सकते। कहीं न कहीं ये दिखाता है कि अभी इनको इतनी जानकारी नहीं है राजनीति की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की कद का इनको अभी एहसास नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े होकर चौधरी वीरेंद्र सिंह का स्वागत करते हुए। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के मुंह से निकली बात कहीं न कहीं सरकार को उनका अंदर रख देगी। और अगर आपकी बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से हो तो खट्टर साहब अंदाजा लगा सकते हैं, और जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आया और उन्होंने समर्थन दिया है, कहीं न कहीं हरियाणा सरकार की निजी मिल इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता कि उनका व्यक्तिगत बयान है। हल्के में नहीं लिया जा सकता भाटी साहब उनके इस बयान को। चलिए, ये सोचना, देखिए ये किसका सोचना है, ये जो लोग सोचते हैं अपने तरीके से उनकी मर्जी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून पास किया वो बाकायदा विचार विमर्श करके पार्टी लाइन पर, और हमारे 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 अपने जो इलेक्शन हमारा एजेंडा था उसमें था। कांग्रेस का आप देखिए इलेक्शन के एजेंडे में लिखते हैं ये कि हम किसान को आजादी देंगे, वो एमएसपी और मंडी व्यवस्था को और बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ाएंगे, प्राइवेट मंडियों को, और आज वो मुकरते हैं उससे। कांग्रेस का तो स्टैंड ही नहीं है कहीं भी। तो ये माने हुकुम सिंह जी, ये माने कि आप लोग जिसका विरोध कर रहे थे, जिन चीजों का, देखिए अगर ऐसी बात आप करेंगे तो फिर कांग्रेस को आप ऐसा ठहरा रहे हैं, तो फिर आप भी वैसा ही कर रहे हैं। नहीं, एक बात सुनिए, हमने तो अपने एजेंडे में कहा और उस पर काम किया है। लेकिन आपने जिस एजेंडे में बातें कही, जब आपका एजेंडा नहीं बना था तब आप ऐसी बात नहीं करते थे ना। 2014 के चुनाव से पहले आप कैसी बातें करते थे? नहीं, 2014 से देखिए, आप सुषमा स्वराज जी का बयान ले लीजिए। उन्होंने उस समय भी इसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। आप एक बात कहते थे बिचौलिया, ठीक है, उन्होंने ये कहा। हाँ हुकुम सिंह जी, मैंने भी बयान सुना है, बिचौलिया राज खत्म करने की आप लोग बात करते थे। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रकाश सिंह बादल मंडी और एमएसपी को हटाना चाहते हैं, और उसमें मोदी जी क्योंकि मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उन्होंने कहा कि मंडी नहीं हटेगी, एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए, एमएसपी को किसान को मिलनी चाहिए। आप देख लीजिए। इस सवाल का जवाब मैं रमेश जी से लूंगा कि उनको क्या लगता है, आपने जो कानून बनाया उनसे मंडियां बनी रहेंगी क्या? लेकिन जिन सुषमा स्वराज के आप भाषण की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि ये बिचौलिए आड़ती तो हमारे बैंक हैं, ये बिचौलिए या आड़ती तो हमारे बैंक हैं, और इन बैंकों को कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते थे खत्म करना है। लेकिन आपके नेता बयान देते कि बिचौलिया राज जब तक खत्म नहीं होगा, डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में भेज रहे हैं, तो डायरेक्ट पैसा भी आप दे रहे हैं, अब बीच में बिचौलिए नहीं रहेंगे, बैंक नहीं रहेगा। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये आपकी पार्टी दोहरा मापदंड क्यों बनाती है? कैसे समझे जी? मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि जिस बिचौलिया राज को खत्म करने की आज बात आप कर रहे हैं, डायरेक्ट पैसा किसान के खाते में आए, सुषमा स्वराज उस भाषण में कह रही है कि ये तो हमारे बैंक हैं, अगर ये बैंक खत्म हो जाएंगे तो किसान कहां जाएगा? नहीं, देखिए सुनिए, आज वो बैंक हैं, हमने उस बैंक को भी बरकरार किया है, और हरियाणा प्रदेश में तो मंडी फीस को भी जो 4% थी उसको 2% कर दिया, और उसको डाउन किया है। और इसके अलावा वो बैंक भी आज उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था। लेकिन आड़ती इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, आड़ती सिस्टम खत्म हो जाएगा। रमेश नहीं, आड़ती आज बिल्कुल संतुष्ट है। अगर देखिए ये जो प्रदर्शन है, इसके पीछे शमशेर जी, मैं समझता हूँ मीडिया को एक बहुत स्पष्टवादी एक तार्किक बात रखनी चाहिए कि भाई
कोई कानून, ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहते हैं गलत है। क्या गलत है वो बताइए ना। किसी को आपने सिरे से नकार दिया, क्यों नकार दिया? ऐसी क्या सर, ये कारण बातें है तब जिसके उठती हैं ऊपर आपने जब सिरे से नकार दिया? ये बातें तब उठती वो हैं। ऐसे कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसमें आपको विरोध है, ये मैं बताइए। यही बता रहा हूं आपको, ये बातें तब उठती हैं जब कोई पार्टी के नेता ही ऐसी बात कर देते हैं। पार्टी के साथ खड़े मंत्री, पार्टी के साथ खड़े विधायक, पार्टी के साथ खड़ा दल, उसके विधायक जब ये कहते हैं कि ये सब गलत है, तो ऐसी बातें खड़ी होती है। इसलिए हम आप लोगों से नहीं सवाल तो पूछते हैं। मैं ये रमेश बात सिंह जी तो पूछूंगा। ये बात तो वीरेंद्र रमेश सिंह सिंह जी जी, को ही पूछ लीजिए कि हाँ। आप पार्टी से डिस्कस करके बात कर रहे हैं क्या? ये रमेश तो सिंह जी, वो बताएंगे। रमेश जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये उनका व्यक्तिगत बयान है, हाँ। उसको पार्टी के संदर्भ में नहीं लिया अभी जाना इसको बंद चाहिए। करो सभी। रमेश जी, रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी। आड़तियों को लेकर बात हुई, एमएसपी को लेकर बात हुई, मंडियों को लेकर बात हम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हुकुम सिंह भाटी जी कि मंडियां खत्म नहीं करना चाहते हम, कांग्रेस खत्म करना चाहती थी। हालांकि आपने सीधे कहा कि कांग्रेस भी ऐसी, बीजेपी भी ऐसी है। लेकिन क्या इन कानूनों से आपको लगता है कि मंडियां बच जाएंगी? हमें तो नहीं लगता जी ये बच जाएगी। बाकी जन मैं बताता हूँ कि ये जो स्वामीनाथन आयोग थी वो कांग्रेस की के टाइम पे बनाया था आयोग जी। और बीजेपी ने 14 से पहले जोर शोर से कहा था कि स्वामीनाथन आयोग को ना लागू करांगे। ना तो लागू कराया कांग्रेस ने और ना ही लागू कराया बीजेपी ने। और अब ये कह रहे हैं कि मंडी खत्म नहीं होगी। जब मंडी को खरीदार ही नहीं होगा ना तो मंडी खत्म बचे कैसे की? नहीं, मंडियों में तो खरीदार तब होगा ना कि जो बाहर एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, तो आप लोग मंडी में बेचने जाओगे। मंडी में बेचने जाओगे आप। सरकार तो ये कहती है कि बाहर अगर आपको एमएसपी पे खरीदारी वहां पर नहीं हो पा रही है तो आप मंडी में बेच सकते हैं ना, ये कहती है सरकार। लेकिन मंडी के अंदर व्यापारी का टैक्स लगेगा, बाहर लगा नहीं तो वो मंडी में जाएगा क्यों व्यापारी? नहीं, जो रेट आपको मंडी में मिलेगा जिस लिहाज से, और बाहर अगर उससे बहुत कम मिलता है तो फिर आप लोगों को आपत्ति क्या उसमें? आपत्ति तो एक तो इससे बात ना समझो कि ये जो एमएसपी है ये न्यूनतम न्यूनतम मूल्य है, जो लागत भी पूरी नहीं है इसके अंदर। और उससे भी नीचे बेचांगे तो फिर चिंता कैसे रहोगे? ये बताओ हमें। वही मैं बता रहा हूँ, नीचे अगर कोई व्यापारी बाहर खरीदेगा तो आप लोग बेचेंगे क्या? नहीं बेच सकते बाहर। लेकिन ये मंडी में भी सरकार नहीं करे थे कि पिछली बार से 8% कर दिया ही नहीं। आगे ये और कम कर देंगे। मंडी नहीं रहोगी, खरीदार नहीं रहोगे तो खरीदेगा कौन? इस बार जो अनाज आप लोगों का बिका मंडी में, एमएसपी पर बिका? नहीं बिका जी। बाजरा नहीं बिका, हमारे धान नहीं बिके। ये जो बकवास करे और जाते ही जो ना कंडीशन हटाते हैं, इसमें नमी है, इसमें जो ना ये है, इसमें दाखिल है, इनका जो 70-75 ऐसे। तो आपने कहाँ बेचा? आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने अपना धान, आपने अपना बाजरा कहाँ बेचा? हमारा बाजरा नहीं था, हमारे पास धान थे और वो एक दिन 11 तारीख को मिला था, 11 बजे तक ले आओ। अब 11 बजे तक और वो भी 60 क्विंटल। मेरे पास धान था 100 क्विंटल, इसमें 60 क्विंटल, उसमें आधा कैसे उठा के ले चलूँ आया से? मैंने तो वो जो ना ये 1200 रुपए की जगह अपने गाँव में ही। अब उसके आगे कहाँ बेचा क्या मुझे पता नहीं। धान तो बिका ही होगा कहीं ना कहीं। वो भी एक आप लोगों को शंका रहती है कि आप लोग जिसको धान बेच देते हैं उसका तो फिर बिक ही जाता है, धान अच्छे रेट में एमएसपी बिक जाता है। हाँ वो तो सेटिंग होगी उनकी। लेकिन हमारा तो नहीं बिका ना, हमारा तो 1200 बिका। ये एक बहुत बड़ी चिंता है हुकुम सिंह भाटी जी, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। 1200 रुपए बेचा है। हमारे साथ बात कर रहे हैं रमेश सिंह जी, किसान है, किसान नेता तो है, किसान भी है। हाँ जी किसान हूँ, खेती करता हूँ मैं। खेती करते हैं। 100 क्विंटल धान की बात कर रहे हैं। 60 क्विंटल आपका बिका, 40 नहीं बिका, ये कहना चाहते हैं आप? 60 का गेट पास आया मेरे पास है, लेकिन मैं 60 लेके कैसे जाऊँ? गेट पास सिर्फ 60 से ज्यादा आपका खरीदने की बात नहीं हुई, सिर्फ आपका 60 का गेट पास मिला था आपको, ठीक है। और 100 क्विंटल मेरे पास धान पड़े है, मैं कहाँ जाऊँ? हुकुम सिंह जी, तो मैंने तो यहाँ से लोकल। आप कोई किसान नेता बात नहीं कर रहा है, किसान बात कर रहा है। ये हालत तो अब है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। जी एकदम तथ्यों से हटके बात है, सुनिए जरा। एमएसपी क्या है? पहली बात तो देखिए, ये तार्किक बात है। ऐसे कहने से अगर मैं रमेश जी से पूछूं, रमेश जी अगर खेती के ऊपर आप कहते हैं 100% सरकार खरीदे, सरकार बेचे, तो कोई जो औद्योगिक जो अपने फैक्ट्री में माल बचा रहा है, बना रहा है, कल को वो अगर मान लिया अपना आकर के कहता है जी हमारा माल भी सरकार ही बेचेगी, तो फिर क्या होगा? सारी की सारी आपको ये नहीं पता कि जो आप व्यवस्था जिसका नाम ले रहे हैं इसमें कितने
जो बजट का प्रावधान कम से कम होना चाहिए। पूरे के पूरे जो देश का बजट है वो सारा एमएसपी पर लगने वाला है। जो बातें आप कर रहे हैं सुनिए जरा। एमएसपी एक कंसेशनल व्यवस्था है जो एक टाइम बीइंग लागू होती है, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। उतने पीरियड में आप आकर के मंडी में एमएसपी पर बेच सकते हैं। दूसरी बात, जिस किसान ने उस समय अपना एमएसपी पर नहीं बेचा, इसका अर्थ ये हुआ कि वो ज्यादा रेट में बेचना चाहता है। जब वो ज्यादा रेट में बाहर बेचना चाहता है, अगर कम रेट में बिकेगा तो कौन उठाएगा? वो उसी को उसका भी नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। इसलिए इसको मिक्स नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि ये एमएसपी सालों साल चले, मर्जी आप जब भी जाओ तो एमएसपी मिले, ये व्यवस्था कैसे हो सकती है? ये एक लिमिटेड समय की व्यवस्थाएं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको ज्यों का त्यों जैसे चलती है वैसे लागू रहेगी। कांग्रेस तो उसको भी हटाना चाहती थी, कांग्रेस तो मंडी को भी खत्म करना चाहती थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 2010 का हुड्डा साहब के नेतृत्व वाला वो रिपोर्ट निकलवा लीजिए। इसलिए रमेश जी, आपने गेहूं पोर्टल पर चढ़वाया नहीं। दूसरी बात, आप जानते हो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो कि सरकार केवल मोटा धान खरीदती है, बाकी धान प्राइवेट बिल्डर आज भी खरीदते हैं। लेकिन सरकार ने फिर भी इस बार कुछ वैरायटी किस्मों को फिर भी खरीदने की व्यवस्था केवल और केवल हरियाणा प्रदेश में की। क्या आपने कभी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को पूछा कि आपने बाजरा क्यों नहीं खरीदा, आपने दूसरी फसलें क्यों नहीं खरीदी? ये किसकी सरकारें हैं? ये कांग्रेस की सरकारें हैं। मेरे भाई वो चंदेलिया जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे ठीक है, थे, लेकिन हुकुम सिंह जी, कुछ और सरकार कानून तो केंद्र सरकार लेकर आई है ना, वो गुमराह करने का काम भी यही पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं शमशेर जी। इसलिए जो ये केवल आंदोलन उन लोगों का है जो गुमराह हैं, जो बात नहीं करना चाहते। इस तरह से आज हम इसलिए तो बात कर रहे हैं सर, हुकुम सिंह भाटी जी, हम इसलिए तो बात कर रहे हैं कि गुमराह कौन कौन है। हम इसलिए तो बात कर रहे हैं कि आप लोग आंदोलन को ये कह देते हो कि गुमराह करने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, गुमराह लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनको लोग भड़का रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। लेकिन आज हमने वीरेंद्र सिंह की बात को सुनकर जो चर्चा छेड़ी वो इसलिए छेड़ी कि अगर वो ऐसा बोलते तो फिर वो भी गुमराह है क्या? वो तो किसान नेता है और उस परिवार से आते हैं, छोटू राम के परिवार से, जिन्होंने किसानों के लिए कितने कानून बनवाए। अगर वो कानून बनवा कर नहीं जाते तो आज देश का किसान तो बिल्कुल मिट्टी में मिल गया होता। चंदेलिया साहब कुछ कहना चाहे? एक सवाल आपसे चंदेलिया मेरा भी है, इतना सॉफ्ट क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी? इतना सॉफ्ट क्यों नजर आ रही कांग्रेस पार्टी वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर? देखिए शमशेर जी, मैं बताना चाहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का तो शीर्ष नेतृत्व जाने, प्रदेश या केंद्र का कांग्रेस का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको नहीं भूलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मैं को याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकी सबसे पहले रैली जो थी वो रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा की, मोदी जी ने की थी। सर छोटू राम की कसमें खा के रैली की गई हरियाणा में, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में जब रैली की गई तो वो रैली भी उस रैली में भी सर छोटू राम की कसमें खाई। चाहे बात महेंद्र सिंह टिकैत की हो, चाहे चौधरी देवीलाल जी की हो, सर छोटू राम को सबने सम्मान दिया। अगर हिंदुस्तान के किसान के लिए किसी ने रहबरे आजम का काम किया तो वो काम सर छोटू राम ने किया। आज उनके जो वंशज हैं वो कह रहे हैं कि किसान को मारा जा रहा है। किसान आंदोलन में मैं साथ भी, उनका जमीर जाग गया। आज इनको अपने गठबंधन के लोगों की, एनडीए के जो गठबंधन थे, अकाली दल की मैं बात करता हूँ, शिवसेना की मैं बात करता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है आज हिंदुस्तान के चंद पूंजीपति साथियों को मोदी जी फायदा पहुंचाने के लिए किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। किसान शहादत दे रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गुमराह सरकार कर रही है देश को, और जो संघी इस संघियों को मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये एक अपना संघ का आदमी बता दे जिसने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी हो, किसान की लड़ाई लड़ी हो। नहीं, मसले पे आए सर, चंदेलिया साहब मसले पे आए, मसले पे आते हैं। प्रताप की संतानें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आप धर्म और जाति में तोड़ते हैं किसान को। मैंने एक सवाल पूछा आपसे चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर, कांग्रेस पार्टी बहुत सॉफ्ट है,
आपने कहा है, देखिए आप स्वागत कर दे कि कभी कभी होता है क्या कि जब कोई ऐसा कदम उठाता तो आप लोग ये आरोप लगाते हैं, ऐसा बहुत बार सुना है कि बहुत देर से आए, अब क्या जरूरत आन पड़ी थी, ये कदम उनको शमशेर बहुत जी। पहले उठा लेना चाहिए था। शमशेर जी। आप थोड़ा सॉफ्ट देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ऐसे मसलों पर कई बार राजनीति भी होती है, बहुत होती है राजनीति ऐसे मसलों पर। शमशेर जी। आपको लगता है कि शमशेर बहुत जल्दी उन्होंने कदम उठा लिया, बहुत पहले होना चाहिए था? शमशेर जी, उनको बहुत पहले कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि वो जिस परिवार से जुड़े हुए हैं, रहबर आजम की अगर किसी को उपाधि मिली है इस हिंदुस्तान के अंदर, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो उस समय उन्होंने किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने किसान की जो लड़ाई लड़ी है आज वो लोगों के बीच में जिंदा है। उन्होंने कहा कि भोले किसान दुश्मन को पहचान और बोलना सीख ले। आज किसान का बेटा जज है, आईपीएस है, आईएएस है, और देश की सीमाओं की भी रक्षा करता है। आज किसान का जो बेटा है वो नेता भी है, वो मंत्री भी है, वो राजनीति में सक्रिय भी है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। आज देश का जो किसान है, आज देश का जो मजदूर है, आज देश का जो आड़ती भाई ठीक है, है। वो सड़कों पर है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं चौधरी वीरेंद्र जी का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने, उनका जमीर जागा और उन्होंने मोदी जी के खिलाफ, अपनी संदीप सरकार चौधरी के जी, खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत संदीप जुटाई। चौधरी जी, मैंने एक पहले भी कहा था कि बहुत सॉफ्ट हो रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पर जिस तरह से हुक्म सिंह भाटी जी आरोप लगातार लगा रहे हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी की साजिश थी और हमने मंडियों को खत्म होने से बचा लिया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे मसले पहले होते रहे और उसका विरोध कांग्रेस को झेलना पड़ा, और विपक्ष के विरोध के सामने कांग्रेस पार्टी झुकी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज ये सॉफ्ट चेहरा, और दूसरा वीरेंद्र सिंह का 22-23 दिन बाद, हालांकि 22-23 दिन तो मैं तब मान रहा हूं जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले एक मिनट चंदेला साहब, एक मिनट, मैं देखिए मुझे सबको बराबर से वक्त देना है, लेकिन उससे पहले हरियाणा में किसानों ने आंदोलन किया। इलेक्शन में बीजेपी ने खूब इस एमएसपी को लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लाठीचार्ज तक की बात हुई, हालांकि सरकार ने उसको नकारा। पंजाब में 2 महीने लगातार आंदोलन चला। इतने इंतजार के बाद ये बयान देते वीरेंद्र सिंह, और उधर से कांग्रेस पार्टी बड़ी नरम नजर आती है, क्या लगता है आपको? देखिए शमशेर जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से चीजों को घुमाया जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात आती है, तो मैंने आपको बताया वो हवा का रुख पहचानते हैं, उन्होंने हवा का रुख देख लिया है, उन्होंने बड़ौदा का चुनाव भी देख लिया है, और भी कई चीजें ऐसी हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति चलती है वो किसानों के ऊपर, और जो हमारा पंजाबी समाज है इसके ऊपर चलती है। और आज आप देखिए हरियाणा का एक एक किसान दुखी है, और पूरा पंजाबी समाज पंजाब से लेकर हरियाणा तक आज सड़कों पे है, लोगों की जान जा रही है। आपको मालूम है कितने लोगों की जान जा चुकी है। और हरियाणा की राजनीति इन्हीं लोगों की वोट बैंक पर डिपेंड करती है, अलग से कोई वोट नहीं आएगा। कल आप वोट बैंक में मारते जाएंगे तो इन्हीं लोगों के बीच आपको जाना पड़ेगा, इनको जाके जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह टाइम इस चीज को पहचान चुकी है, और इसीलिए आज वो किसानों के बीच में है और किसान नेता के रूप में उनको जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने केवल हरियाणा की राजनीति नहीं की, उन्होंने कई प्रदेशों की राजनीति की है। कांग्रेस में रहते हैं कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, उन्होंने प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाए हैं, उन्होंने मंत्री बनाए हैं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान को आप व्यक्तिगत बयान नहीं दे सकते। बिल्कुल। और इस तरीके से उन्होंने चीज को पहचाना है। मुझे लगता है अभी भी वक्त है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस चीज को समझ जाना चाहिए और इस आंदोलन को राजनीति में बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये संकेत सरकार के लिए अच्छे नहीं है। संदीप चौधरी जी, जिस तरह से आपका कहना है, चर्चा में हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब आपका भी, भाटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंदेलिया जी आपका भी, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा वीरेंद्र सिंह के उस बयान को लेकर हो रही थी जो उन्होंने दिया है। सीधे तौर पर कहा, हालांकि बेबाकी से अपनी बात हमेशा रखते आए, वो कांग्रेस पार्टी में भी कभी दबकर बात नहीं करते थे, और भारतीय जनता पार्टी में भी खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। और आज हालांकि वक्त बहुत लगाया उन्होंने, यह आंदोलन किसानों का काफी समय से चल रहा है, 23 दिन तो लगातार हम दिल्ली बॉर्डर पर देख रहे हैं, उससे पहले पंजाब में रहा, हरियाणा में भी इसकी आग देखने को मिली थी। अब ऐसे में अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि किसान आंदोलन ठीक कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं और उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, मैं किसानों के साथ हूं, उन्होंने ऐसा कहा है। इस बात का असर क्या होगा भारतीय जनता पार्टी पर, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह राजनीतिक इतिहास की बात करें तो लगभग 50 साल से राजनीति में हैं, और 50 साल की राजनीति में कोई व्यक्ति होता है और वो ऐसी बात कहता है तो उस बात के कई मायने होते हैं।
जैसा कि संदीप चौधरी कह रहे थे कि वो राजनीति के अच्छे जानकार हैं, बड़े चेहरे हैं राजनीति के, हरियाणा के साथ साथ देश की राजनीति के भी हैं। वो हवा का रुख पहचान लेते हैं। अब हवा का रुख किधर मुड़ रहा है, क्या होगा, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। लेकिन इतना बोलकर उन्होंने खासकर हरियाणा की सरकार पर दबाव बढ़ा ही दिया है कि वो इन कृषि कानूनों के बारे में सोचे, क्योंकि किसान इनको रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। अब इसका असर केंद्र की राजनीति पर क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप भी कीजिए, क्योंकि बयान दिया है उन्होंने, व्यक्तिगत बयान बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन इतने बड़े नेता का बयान व्यक्तिगत कहा जाए या बहुत बड़ा बयान कहा जाए, ये बहुत समझना जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।